हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो आज हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आप सभी बने रहें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको यहाँ से और भी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ से आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, तो आप इस आई बटन पे जाके यहाँ से जरूर देखना, यहाँ से आपको मिल जाएगा और भी वीडियो। कहने का मतलब 1 2 3 4 का जो है वहाँ यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर चैप्टर नंबर 5 का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ऑप्शन ए में दिया है वह कोयला है, ऑप्शन बी में दिया बॉक्साइट है, ऑप्शन सी में दिया सोना और ऑप्शन डी में दिया जस्ता। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन सा खनिज जो अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्याग देता है और चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि झारखंड में स्थित कोडरवा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। क्या वो बॉक्साइट का उत्पादन करता है, क्या वो अभ्रक का उत्पादन करता है, लौह अयस्क का करता है या तांबा का करता है। तो झारखंड का जो कोडरमा है वह आपको यहाँ से अभ्रक का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। क्या वो तलछटी चट्टाने हैं, क्या वे अग्नेय चट्टाने हैं, क्या वे कयांतरित चट्टाने हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहा है कि चट्टानों में से वो कौन सा चट्टान है जो स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन, कहने का मतलब वह निक्षेप से भी और संचयन से भी होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा तलछटी चट्टाने, ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनाजाइट रेत है उसमें से कौन सा, उनमें रेत में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शंस आपके पास है। क्या वो खनिज तेल पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम या कोयला। तो मोनाजाइट रेत में से जो पाया जाता है खनिज वह आपका थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को 30 शब्दों में उत्तर देना है और सबसे पहले हम लोगों को लिखना है अंतर। वह कितने शब्दों में, 30 शब्दों में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आंसर, तो सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा लौह और अलौह खनिज में अंतर। तो हमने यहाँ पे लिखा है, एक तरफ लौह कर दिया है और एक तरफ अलौह। लौह में लिखा है कि जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है लौह खनिज कहलाता है। जैसे में लौह अयस्क, निकेल और भी हैं। तो यहाँ पे हमने दो ही एग्जाम्पल के रूप में दिया है। फिर उसके बाद अलौह में बता दिया है कि जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं पाया जाता है अलौह खनिज कहलाता है, जैसे सोना, सीसा, अभ्रक। और भी इसके उदाहरण हमने यहाँ पे दिया है कि जो लौह होता है इसका स्लेटी रंग होता है, मटमैला और धूसर रंग के भी हो सकते हैं, लेकिन अलौह जो होते हैं वे अनेक रंग के हो सकते हैं, इनका कोई रंग खास नहीं है। फिर उसके बाद लौह में लिखे हैं कि ये रवेदान चट्टानों में पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। कहने का मतलब जो अलौह है वह सभी प्रकार के चट्टान में मिल सकता है, लेकिन लौह सभी प्रकार के चट्टान में नहीं मिलेगा, वो आपको रवादार चट्टान में मिलेगा। ठीक है ना, इसका रंग भी फिक्स है, इसका रंग नहीं फिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। कहने का मतलब इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं अंतर। परंपरागत क्या कहते हैं, तो कहा गया है कि वैसा ऊर्जा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता उसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला देख सकते हैं, प्राकृतिक गैस या विद्युत, ये सभी परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा वो होता है जो जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद फिर से उपयोग या फिर से उसकी पूर्ति किया जा सके। हमने यहाँ पे लिखा है कि वैसा ऊर्जा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति किया जा सकता है गैर परंपरागत संसाधन कहलाता है, जिनमें सूर्य, ज्वार भाटे, तरंग ये सभी कौन से संसाधन के अंतर्गत आएंगे, तो गैर परंपरागत। फिर हमने ये भी लिखा है कि जो परंपरागत संसाधन होता है अनवीकरणीय होता है, जबकि यह नवीकरणीय संसाधन होता है।
फिर हमने लिखा है कि यह सीमित संसाधन है, इसका आप बार बार उपयोग करोगे तो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह असीमित संसाधन है, इसका उपयोग एक बार करके फिर से यह खुद से यह पूर्ति करने योग्य हो जाता है, फिर से यह नए तरीके से बन जाता है। यहाँ पे आपने इसको देख लिया। चलते हैं अब नेक्स्ट में पूछा है कि खनिज क्या है। हमने उत्तर में लिखा है कि खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक पारमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। यानी खनिज क्या है, तो यह एक रासायनिक संयोजन एवं आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस पदार्थ है, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। और खनिज ज्यादातर आपको जमीन के अंदर पाया जाता, भूगर्भ में पाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अग्नि तथा कयांत्री चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है। ये आपको बताना है, अग्नि तथा कयांत्री चट्टानों में खनिज का निर्माण कैसे होता है। उत्तर में हमने लिखा है कि अग्नि तथा कयांत्री चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों या विद्रोह में मिलते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ के ऊपर धकेले जाते हैं और ऊपर हाथ आते हुए ये ठंडा होकर जम जाते हैं, तब इसका निर्माण हो जाता है अग्नि और कयांत्री चट्टानों में खनिज। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये कैसे निकलते हैं ऊपर, और निकलने के बाद ये दो तरीके से, या तो ये तरल कहने का मतलब ये पर लिक्विड अवस्था में होंगे या गैसियस अवस्था में होंगे। ठीक है ना। और उसके बाद ऊपर आकर ये जम जाते हैं। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में कहा है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी खनिज जो संसाधन है उसको हमको संरक्षण करने का मतलब उसको बचाने का आवश्यकता क्यों पड़ा। तो उत्तर में हमने लिखा है कि खनिज संसाधनों की संरक्षण करने की आवश्यकता है क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं और प्रकृति को उन्हें पुनः भरने में अरबों साल लग सकते हैं, और अयस्कों के निरंतर निष्कासन से इसकी लागत बढ़ती जा रही है और गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी आ रही है। इसके कारण हम लोगों को खनिज संसाधन का संरक्षण करने की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 120 शब्दों में उत्तर लिखने हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि भारत में कोयला के वितरण का वर्णन कीजिए। यानी भारत में वितरण करने का मतलब कहाँ कहाँ यह कोयला है। भारत की बात करें तो हमने लिखा है कि भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि कोयला कौन सा ईंधन है। ठीक है ना। तो ये जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। यानी ये दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो आपको गोंडवाना मिलेगा और दूसरा आपको टर्शियरी में मिलेगा। ठीक है ना। गोंडवाना समूह में भारत का 96% कोयला उपलब्ध है। ध्यान रखेंगे, पूरे भारत का 96% कोयला कहाँ उपलब्ध है, तो गोंडवाना में, तथा कुल उत्पादन का यह 90% कोयला यहाँ से प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में अगर 100% कोयला उत्पादन किया जा रहा है, उसमें से 99% कोयला आपको गोंडवाना समूह से मिल सकता है या प्राप्त होता है, मिलता ही है। यहाँ कोयला का निर्माण करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ, गोंडवाना में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 घाटियों में पाया जाता है। एक तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और बरघा गोदावरी घाटी। तो ये चार जगह पे ये पाया जाता है गोंडवाना के क्षेत्र में। अब एक और है टर्शियरी। अब टर्शियरी में देख लेते हैं कि गोंडवाना के बाद टर्शियरी समूह में कोयले का निर्माण यहाँ 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी राज्यों में ये पाया जाता है। तो ये सभी हमने बता दिया, टर्शियरी और गोंडवाना, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पे कोयले पाए जाते हैं, इसको लेकर के आगे चलते हैं प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वह कहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्यों, तो हमने बताया है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं, जिसमें फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सूर्य धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ियों पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा और इससे भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल देखा जा रहा है। तो यहाँ से आप लिख देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले कंटेंट्स के साथ, अगले पॉइंट के साथ। तब तक ले चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।